हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1974 में रिलीज़ हुई द कॉन्वर्सेशन मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी सर्विलांस सर्विस देने वाले हेनरी कॉल और उसकी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में है, जिसने हेनरी को पूरी तरह बदल दिया है। ये फिल्म 3 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी और इसने टोटल 14 दूसरे अवार्ड्स अपने नाम किए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को के यूनियन स्क्वायर से होती है, जहां एक कपल मार्क और एन भीड़ के बीचों बीच घूम घूम कर आपस में बात कर रहे होते हैं। एन एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट डायरेक्टर की पत्नी है और उसका मार्क के साथ एक सीक्रेट अफेयर है, जो कि उसके हस्बैंड की कंपनी में ही काम करता है। मार्क और एन आपस में बात कर रहे होते हैं और इस टाइम पर हम हेनरी कॉल और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि लगातार अपनी यूनिक डिवाइसेस और हार्डवर्क के थ्रू इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हैरी एक सर्विलांस एक्सपर्ट है और अपने क्लाइंट्स की डिमांड पर उनको अपनी सर्विस देता है। हैरी के साथ पॉल और स्टैन उसकी मदद कर रहे होते हैं। पॉल एक पुलिस वाला है और हैरी की पर्सनली सर्विलांस सर्विस देने में उसकी मदद करता है, जबकि स्टैन हैरी का असिस्टेंट है। एन और मार्क को भी कुछ शक सा होता है कि कुछ लोग उनके पीछे बार बार आसपास आ रहे हैं, पर वो इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हैं। हैरी ने इनके पीछे एक यूनिक माइक लगा रखा होता है, जो काफ़ी दूरी से इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये दोनों आपस में बात करते हुए एक होटल का नाम लेते हैं और आने वाले संडे को रूम नंबर 773 में मिलने की बात करते हैं। इनकी आज की बातों को रिकॉर्ड करने के बाद हैरी अपने घर पर आ जाता है। हैरी ने अपने फ्लैट को बहुत ही सिक्योर करके रखा है, जहां उसने अपने गेट पर 3 लॉक्स लगाए होते हैं और साथ ही एक सिक्योरिटी अलार्म भी लगवा रखा है, ताकि कोई भी उसके फ्लैट में ना घुस सके। पर अब जब हैरी अपने गेट पर लगे वो 3 लॉक्स को निकाल कर अपना गेट खोलता है, तो उसे अंदर अपने लिए एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है। हैरी एक तरफ तो उसका बर्थडे गिफ्ट देखकर काफ़ी खुश होता है, पर वहीं दूसरी तरफ वो सोच में पड़ जाता है कि कोई उसके घर के अंदर आया तो कैसे आया। ये गिफ्ट हैरी के अपार्टमेंट बिल्डिंग में फ्रंट डेस्क पर बैठी एक लेडी ने उसके घर पर रखा होता है और हैरी उसको फ़ोन करके थैंक यू बोलता है। पर इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसके फ्लैट के अंदर कैसे आई थी। हैरी उससे कहता है कि मेरे फ्लैट की चाबी सिर्फ मेरे ही पास होनी चाहिए, और वो लेडी उसको बोलती है कि ठीक है, इस बार से ये चाबी सिर्फ आपके पास ही रहेगी। और तब जाकर हैरी सेटिस्फाई फील करता है। इसके अगले दिन हैरी अपने ऑफिस में जाता है, जो कि एक वेयर हाउस टाइप का बना होता है। यहाँ उसका असिस्टेंट स्टैन भी उसके साथ काम करता है। हैरी आजकल रिकॉर्ड हुए एन और मार्क का ऑडियो टेप बार बार प्ले करके सुनने लगता है, जहाँ इन दोनों को तो वो काफ़ी बातें करते हुए सुनता है, पर एक बीच में लाइन आती है जिस पर हैरी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसमें ये दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर उसे मालूम चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। अब हैरी को लगने लगता है कि अगर उसने ये टेप एन के हस्बैंड को दिया तो वो शर्तिया इन दोनों को मार देगा। हालांकि हैरी का काम सिर्फ जासूसी करके प्रूफ इकट्ठा करके अपने क्लाइंट को देने का है, ना कि उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होने का। पर हैरी इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके काम से किसी भी इंसान की जान जाए। और हैरी ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही उसके सर्विलांस सर्विस देने के बाद एक परिवार के 3 मासूम लोगों का मर्डर हुआ था, जिसको लेकर हैरी को आज भी काफ़ी गिल्ट फील होता है। हैरी अब रिकॉर्डिंग को दोबारा से दोबारा चलाकर सुनने लगता है और कुछ टाइम बाद उस बड़े डायरेक्टर के ऑफिस में फ़ोन लगाता है। हैरी ये फ़ोन कॉल भी अपने घर या ऑफिस में से ना करके एक पीसीओ से करता है, सिर्फ इसलिए ताकि हर चीज़ की प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये फ़ोन कॉल डायरेक्टर का असिस्टेंट मार्टिन उठाता है और कहता है कि डायरेक्टर अभी ऑफिस में नहीं है, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो वो कॉल बैक कर लेगा। हैरी उससे कहता है कि वो अपने घर से कॉल नहीं कर रहा है, बल्कि एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रहा है और उसकी ये मीटिंग डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास जो मटेरियल है वो डायरेक्टर ने उससे मंगाया था। इस पर मार्टिन 1 मिनट का पॉज लेता है और हैरी को कल दोपहर 2:30 बजे डायरेक्टर से मिलने के लिए बुलाता है। हैरी को लगता है कि ये मीटिंग डायरेक्टर ने सेट करी है, पर दरअसल ये सिर्फ मार्टिन ने अपनी तरफ से कहा था। हैरी इसके बाद रात में अपनी मिस्ट्रेस एमी के पास जाता है और वही वाइन लेकर जाता है जो उसके घर पर उसको बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मिली थी। हैरी यहाँ उसके साथ अपना टाइम बिताता है, पर उसके ज़्यादा किसी भी सवालों का जवाब ना देकर उसके खर्चों के पैसे रखकर जाने लगता है। एमी उससे कुछ और सवाल पूछती है, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस पर एमी भी भड़क जाती है और उसे यहाँ पर दोबारा आने से मना कर देती है। इसके अगले दिन टाइमिंग के मुताबिक हैरी डायरेक्टर से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, पर यहाँ डायरेक्टर ना होकर उसका असिस्टेंट मार्टिन बैठा होता है। मार्टिन हैरी को उसका पेमेंट देता है और वो टेप्स उसे देने को कहता है, लेकिन हैरी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो ये टेप्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही देगा। इतना सुनते ही मार्टिन उससे टेप छीनने लगता है, पर हैरी ये टेप लेकर यहाँ से जाने लगता है। हैरी अगले दिन अब इन टेप्स को लेकर और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और इनको दोबारा से सुनने लगता है। हैरी की हालत देखकर उसका असिस्टेंट स्टैन उसे कुछ देर के लिए अपने काम से ब्रेक लेने के लिए कहता है, पर हैरी उसकी ये बात नहीं मानता है और उल्टा उससे झगड़ने लगता है, जिससे गुस्सा होकर स्टैन यहाँ से चला जाता है। हैरी को अब दोबारा से वही डर सताने लगता है कि अगर वो ये टेप डायरेक्टर को देगा तो वो मार्क और एन दोनों को ही जान से मरवा देगा। हैरी को इस बात का दुख होता है कि वो चाहकर भी मार्क और एन की मदद नहीं कर सकता है और ना ही वो अपने काम में झूठ बोल सकता है,
यानी कि वो डायरेक्टर को टेप्स देने से भी मना नहीं कर सकता है। हैरी इस गिल्ट को लेकर चर्च आता है और वहाँ प्रीस्ट अपना कन्फेशन करता है कि उसके काम से पहले ही कुछ मासूम लोगों की जान जा चुकी है और उसे लगता है कि आगे भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तो गॉड उसे उसके गुनाह के लिए माफ़ कर दे। चर्च में अपना दिल हल्का करने के बाद हैरी एक पार्टी में जाता है जहाँ सिर्फ सर्विलांस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ही बुलाया गया था। पर हैरी की नज़र यहाँ पर घूमते घूमते मार्टिन पर भी पड़ती है, पर इससे पहले वो जाकर उससे कुछ पूछता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर पॉल ले जाकर उसके मेन कंपैटिटर बर्नी से मिलवा देता है। बर्नी हैरी का मेन कंपैटिटर होते हुए भी उसके काम की काफ़ी तारीफ़ करता है और उससे कहता है कि वो ज़रूर एक दिन उसके साथ काम करना चाहेगा। बर्नी हैरी को अपनी तरफ से एक पेन गिफ्ट करता है जिसे हैरी अपनी पॉकेट में लगा लेता है। यहाँ इस पार्टी में बहुत से लोग अपनी डिवाइसेस को प्रमोट कर रहे होते हैं और यहाँ हैरी स्टैन को बर्नी के लिए काम करते हुए देख लेता है। हैरी स्टैन को उसकी उस दिन की बात के लिए सॉरी बोलता है और उससे दोबारा से अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर स्टैन उसकी बात मान लेता है। हैरी इसके बाद तुरंत मार्टिन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसका पीछा ना करे क्योंकि वो सारे टेप्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही देगा। मार्टिन कहता है कि मैं यहाँ डायरेक्टर की तरफ से ही बात करने आया हूँ और उन्होंने तुम्हें इस संडे दोपहर 1 बजे टेप्स लेकर बुलाया है। इसके बाद हैरी, बर्नी, स्टैन और पॉल का पार्टी करने का मूड बनता है और ये चारों यहाँ से हैरी के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ बर्नी के साथ एक मेरेडिथ नाम की प्रोस्टिट्यूट भी होती है जो कि हैरी के काफ़ी क्लोज आने लगती है और ये दोनों प्राइवेट कोना ढूंढकर काफ़ी बातें करते हैं। हैरी मेरेडिथ को एमी के बारे में बताता है कि अब वो उसके साथ नहीं है और मेरेडिथ उसे बताती है कि उसने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है। इसके थोड़ी देर बाद बर्नी हैरी को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और उसे उस केस की याद भी दिलाता है जिसको लेकर हैरी को अभी तक पछतावा है। हैरी उसके साथ काम करने से मना कर देता है और अब बर्नी ये प्रूव करने के लिए कि वो हैरी से अच्छा सर्विलांस एक्सपर्ट है, हैरी और मेरेडिथ की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का टेप प्ले कर देता है और हैरी को उसकी कोट की पॉकेट में लगा पेन दिखाता है जिससे उसकी और मेरेडिथ की पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है। हैरी अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है और मेरेडिथ को छोड़कर सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद ही सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। हैरी इसके बाद दोबारा से एन और मार्क्स के टेप सुनने लगता है, पर मेरेडिथ किसी तरह उसको मनाकर बेड पर ले जाती है जहां ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। ये हैरी के लिए सिर्फ एक ट्रैप था क्योंकि अब जब वो सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि मेरेडिथ उन टेप्स को लेकर भाग गई है जो उसने डायरेक्टर के लिए रिकॉर्ड किए थे। हैरी को अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने घर आ जाता है। घर पर आकर वो अपने घर के टेलीफोन से डायरेक्टर के ऑफिस में फ़ोन लगाता है और मार्टिन से बात करने के लिए कहता है क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि यह काम मार्टिन ने ही करवाया है। हैरी के फ़ोन मिलाने पर मार्टिन ऑफिस में नहीं था, पर इसके थोड़ी देर बाद ही हैरी को मार्टिन का कॉल बैक आता है और ये देखकर हैरी हैरान था क्योंकि हैरी ने अपने घर का टेलीफोन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। मार्टिन हैरी को बताता है कि मेरेडिथ ने वो टेप हमें लाकर दे दिए हैं और मैंने डायरेक्टर तक पहुंचा दिए हैं। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मार्क और एन की साथ मिली गई फोटोग्राफ्स भी हमें ऑफिस में लाकर दे दो क्योंकि अभी डायरेक्टर ऑफिस में ही है और वो तुम्हें तुम्हारा पेमेंट भी दे देंगे। हैरी ऐसा ही करता है, वो मार्क और एन की फ़ोटोज़ लेकर डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है और डायरेक्टर को फ़ोटोज़ देकर अपना पेमेंट ले लेता है। हैरी जाते जाते डायरेक्टर से पूछता है कि क्या वो वाकई एन और मार्क को मरवा देगा। इस पर हैरी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और उसको लगता है कि अब उसकी वजह से एन और मार्क की जान चली जाएगी। हैरी मार्क और एन के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए संडे को उसी होटल में जाता है जहां मार्क और एन जाने की बात कर रहे थे और रूम नंबर 773 बुक करना चाहता है। पर यह रूम पहले से ही बुकड था तो हैरी इसके बगल वाला रूम बुक कर लेता है। हैरी बगल वाले रूम में आकर ये जानना चाहता है कि रूम 773 में क्या चल रहा है। हैरी अपने साथ अपने सर्विलांस डिवाइसेस भी लाया होता है और वो वॉशरूम की दीवार में खोल करके अपनी डिवाइस लगा लेता है। हैरी सुनता है कि एन और डायरेक्टर के बीच काफ़ी बहस हो रही है। हैरी इसके बाद रूम की बालकनी में आ जाता है और उसे रूम नंबर 773 के शीशे में खून के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर हैरी काफ़ी घबरा जाता है और अपने रूम में आकर लेट जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब एन को मार दिया गया है। इसके कुछ घंटों बाद जब हैरी की आंख खुलती है तो वो सीधे रूम नंबर 773 में घुस जाता है, पर अब उसे यहाँ किसी भी तरह का कोई खून दिखाई नहीं देता है और ना ही कोई इंसान। हैरी बाथरूम में जाकर चेक करता है और यहाँ पर भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, पर जैसे ही अब वो टॉयलेट फ्लश करता है तो सारा का सारा खून वहाँ से बाहर आने लगता है। इसके बाद हैरी सीधे डायरेक्टर से बात करने के लिए उसके ऑफिस आता है और यहाँ आकर उसे मालूम चलता है कि जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्क और एन बिल्कुल सेफ है और उल्टा डायरेक्टर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यहाँ मीडिया बार बार एन से सवाल कर रही होती है कि अब वो कंपनी को कैसे लीड करेगी क्योंकि अब इस कंपनी की बैकडोर उसके हाथ में आ गई है। और अब हैरी को रियलाइज़ होता है कि एन और मार्क कोई मासूम नहीं है बल्कि उन्होंने मिलकर डायरेक्टर को मरवा दिया है और अब उसकी कंपनी और पैसों पर ऐश करने वाले हैं। कंपनी के बाहर खड़े लोगों की भीड़ में हैरी को मार्टिन भी दिखाई देता है जो कि हैरी को इशारों इशारों में यहाँ अपना मुंह बंद रखकर यहाँ से जाने के लिए कहता है।
हैरी इसके बाद अपने घर पर आ जाता है और काफ़ी उदास मन से सैक्सोफोन प्ले करने लगता है और अब उसे मार्टिन की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें डायरेक्टर का खून का पूरा किस्सा पता है, पर मेरी समझ से अगर तुम खामोश रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने तुम्हारे पूरे घर और तुम पर बहुत अच्छी तरह से नज़र रखी हुई है। ऐसा कहते कहते मार्टिन हैरी का सैक्सोफोन प्ले करते हुए ऑडियो चला देता है और अपना अभी कुछ मिनट पहले का ही ऑडियो सुनकर हैरी सकपका जाता है। फ़ोन कटने के बाद हैरी रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढने के लिए सैक्सोफोन को छोड़कर अपने पूरे घर को उथल पुथल कर देता है और एक एक सामान तोड़कर या खोलकर देख लेता है, पर उसे कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाई नहीं देती है और अब वो पागलों की तरह बैठकर दोबारा से सैक्सोफोन प्ले करने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि हो सकता है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस हैरी के इंस्ट्रूमेंट में ही हो, जिसे छोड़कर उसने अपना पूरा घर उखाड़ फेंका था, और ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस उसके घर पर हो ही ना और आखिर में फ़ोन रिसीव करने से लेकर बाकी सारी चीज़ें करना उसकी खुद की दिक्कत हो, क्योंकि वो इस केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस था और हो सकता है कि वो मेंटली स्टेबल ना रहा हो। अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन पे। अगर हम बात करते हैं हैरी के कैरेक्टर इस मूवी के बारे में, तो हैरी का कैरेक्टर एक कंजर्वेटिव ऑनेस्ट क्रिश्चियन कैरेक्टर है जो ना तो पाप करना चाहता है और ना ही पाप का भागीदार बनना चाहता है, और शायद यही रीज़न है कि सर्विलांस सर्विस देने के बाद भी उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसकी दी गई सर्विस से किसी भी मासूम का नुकसान ना हो, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जिन लोगों को मासूम समझ रहा था वही असली हत्यारे निकलेंगे। हैरी को बाथरूम में एन के खून के निशान दिखना और टॉयलेट फ्लश करने पर वो पूरी जगह खून से भर जाना सिर्फ उसके दिमाग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ पर सोच सोचकर उसका दिमाग स्टेबल नहीं रहा था, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।